नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी बहुत स्वस्थ हो गए। मेरा नाम महेंद्र सिंह। जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों जी। देखो, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने बंगाल के बारे में कवर किया था चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और रिवीजन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर कर ली है। ठीक है, उसके बाद जो अब ना आज का जो सेशन होगा उसके अंदर हम बातें करेंगे क्या हुआ था उससे आगे। तो देखो, जो बंगाल है, ठीक है, अब बंगाल के अंदर क्या क्या गतिविधियां हो रही है वो सारी चीजें हम कल पढ़ रहे थे, कल के बारे में। तो मैंने एक आपको बताया था, एक मुर्शिद कुली खां। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम याद कर लेना आप लोग, मुर्शिद कुली खां। ये कौन है? ये बंगाल के ना फर्स्ट स्वतंत्र नवाब थे। ठीक है, मुर्शिद कुली खां बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब थे। 1717 से 1727 तक इसने भारत के अंदर शासन किया था। अब इसके बाद जो बना था ना, वो कौन बने थे? वो कैंडिडेट बने थे शुजाउद्दीन। ठीक है, देखो आज का जो पॉइंट है हमें वो आज का कवर करना है, लेकिन जो कल या 2-3 दिन पहले जो भी चीजें हुई थी वो थोड़ा सा हमें एक बार रिवीजन करना है, उससे थोड़ा आसानी से तुम उस लाइन को पकड़ पाओगे। ठीक है, शुजाउद्दीन। उसके बाद एक कैंडिडेट और बना था तीसरे नंबर का, सरफराज। ठीक है, इनके पास देखो पद तो है, यानी इनके पास पद तो है बट पावर नहीं है। वो पावर वही एज ए मुगलों के पास। ठीक है, और इस सरफराज को युद्ध में हरा के कौन शासन करने आते भारत में? वो शासन करने आते भाई अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां 1740 में जो गिरिया का युद्ध हुआ था उसमें सरफराज को हराकर ये सन 1740 ईस्वी में अपना शासन ग्रहण कर लेते हैं, है ना। 1740 से लेकर सन 1756 तक इसने भारत के अंदर शासन किया था, 1740 से लेकर 1756 तक। अब उसके बाद जो शासन भारत में आए थे उसके बारे में मैंने बात की थी। इसके बाद कौन आए थे? यानी पहला ना, सभी को एक तरह से गुड आफ्टरनून। मैंने पहला क्या कहा था? मुर्शिद कुली खां, उसके बाद शुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज, उसके बाद अलीवर्दी। ठीक है, अलीवर्दी के बाद जो आ रहे हैं ना उसका नाम था सिराज। अब देखो सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बता दी थी, तो दोबारा पूरी डिटेल से तुम्हें दोबारा पढ़ना नहीं है। हमें आज के टॉपिक को इनसे थोड़ा सा लिंक बना लेना है। तो ये सिराजुद्दौला। ठीक है, अब देखो मैंने इसके अंदर एक ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बात की थी, काल त्रासदी घटना जो कि कलकत्ता के अंदर हुई थी, है ना। ये सारी चीजें हुई थी, उसके बाद क्या घटना हो रही है वो भी याद करना है। एक बात और ध्यान रखना, इनकी ना एग्जाम में कैपिटल और आ जाती है, इनकी राजधानियां क्या थी। और दो ही ऐसे है राजा जिनके राजधानी एग्जामिनर पूछते हैं बंगाल के नवाबों में। एक तो होता है मुर्शिद कुली खां, उसकी कैपिटल, और एक मीर कासिम जो है ना उसकी कैपिटल। इन दो की राजधानी ज्यादातर एग्जाम में तुम्हें मिलेंगी देखने को। तो जो मुर्शिद कुली खां है ये अपनी कैपिटल कहां पर सेट करता है? ये अपनी कैपिटल बनाता है मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद, यानी ढाका से चेंज करके अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाएगा। ठीक है, ये सारी चीज थी। अब देखो होता क्या है, जब भारत में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ, है ना, अंग्रेजों के कलकत्ता पर अटैक हुआ। ठीक है, अंग्रेजों का एक दुर्ग था फोर्ट विलियम। ठीक है, इस फोर्ट विलियम पर अटैक हुआ तो इससे अंग्रेज भी परेशान हो चुके थे बुरी तरह। सिराजुद्दौला ने उनको एक तरह से आड़े हाथ लिया था। ये सारी चीजें हमने याद की थी। ठीक है, अब ये सारी घटना होने के बाद, ठीक है, इस घटना के होने के बाद कुछ समय बाद भारत में एक संधि होती है। ठीक है, और जो संधि भारत में हुई ना उस संधि पर ही हमारा एक पॉइंट आधारित होगा, बैटल ऑफ प्लासी है, वो वहां से हमारा निकलेगा पॉइंट है। तो ये सारी घटना होने के बाद अंग्रेजों में और बंगाल के नवाबों में कुछ समय बाद एक संधि होती है, एक ट्रीटी साइन होती है। और जो संधि होती है ना उसका नाम था अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर की संधि। अब अलीनगर की जो संधि है ना, ये अलीनगर की संधि क्या थी वो हमें इसके अंदर समझना है। मैंने क्या कहा था, बैटल ऑफ प्लासी की जो नींव है वो कहां से शुरू होती है वो सारी मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो क्या थी अलीनगर की संधि? टाइमिंग पूछा एग्जामिनर, तो टाइमिंग क्या आ जाएगा अपना? 9 फरवरी सन 1757। तो पहला तो अपना पॉइंट यहां पर है, इसका टाइमिंग 9 फरवरी सन 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई थी। ठीक है, इस संधि के तहत एक आसान भाषा में अगर समझे ना, इस संधि के तहत जो अंग्रेजों के क्षेत्राधिकार थे बंगाल में, अंग्रेजों ने जो बंगाल में एक तरह से अपने व्यापारी केंद्र वगैरह खोल रखे थे, कलकत्ता में या कासिम बाजार में एक तरह से सेंटर सेट कर रखे थे, तो सिराजुद्दौला ने उनको बुरी तरह तबाह कर डाला था। मैंने बताया था लास्ट क्लास में अटैक के बाद। लेकिन जैसे इनके मध्य एक संधि हो रही है अलीनगर की संधि, ठीक है, इस अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेजों को जो क्षेत्राधिकार थे ना अंग्रेजों के, वो पुनः अंग्रेजों के स्थापित हो गए थे।
ठीक है, यानी अंग्रेजों के क्षेत्राधिकार पुनः स्थापित हो गए थे इस संधि के तहत। एक तो लाइन मैंने इसके अंदर ये बताई है और मेन यही पॉइंट एक याद करना, सिंपल सी बात है। ये सारी घटना होने के बाद भारत में बंगाल में एक संधि होती है, एक ट्रीटी साइन होती है अंग्रेज और बंगाल के इस नवाब के मध्य। जो ट्रीटी साइन हुई उसका नाम है अलीनगर की संधि, 9 फरवरी 1757। इसके तहत अंग्रेजों को पुनः क्षेत्राधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक है, अब इनको कोई टेंशन नहीं है, दोनों अपनी जगह सही स्थिति में है। लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है, इस अलीनगर की संधि के कुछ समय बाद मार्च 1757 ईस्वी के अंदर, ठीक है, मैं टाइमिंग बता देता हूं तुम्हें फिक्स, 13 मार्च सन 1757 ईस्वी का समय था। ये अंग्रेज क्या करते हैं, इस संधि का उल्लंघन कर डालते हैं। यानी जो ट्रीटी साइन हुई थी ना इन दोनों के मध्य, उस संधि का कुछ समय बाद ये अंग्रेज लोग एक तरह से उल्लंघन कर डालते हैं। ठीक है, अब ये कैसे उल्लंघन करते हैं और उसके बाद क्या नींव रखी गई थी बैटल ऑफ प्लासी की, वो इसी से हमें समझना है। यानी 13 मार्च 1757 का समय था और एक जगह है बंगाल में जिसका नाम है चंद्रनगर। ठीक है, अभी देखो चंद्रनगर भारत में काफी है, लेकिन ये चंद्रनगर में बंगाल वाली बात कर रहा हूं। और ये जो चंद्रनगर है ना बंगाल में, ये चंद्रनगर हिस्सा हुआ करता था फ्रांसीसियों का। ठीक है, यानी यहां पर फ्रांसीसियों के सेंटर थे। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, 13 मार्च 1757 को अंग्रेज इस चंद्रनगर पर अटैक करके फ्रांसीसियों से ये इलाका छीन लेते हैं और फ्रांसीसियों से ये इलाका छीनकर अंग्रेज अपना यहां पर व्यापारिक केंद्र सेट कर देते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सी लाइन में बात कर रहा हूं मैं, कि जब ये घटना हुई थी जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ी, उसके बाद बंगाल के नवाब और अंग्रेज इनके मध्य एक ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी साइन में क्या हुआ, 9 फरवरी 1757 को, ठीक है, जो अंग्रेजों का क्षेत्र वेत्र लूटे थे नवाब ने, वो पुनः इनको प्रदान कर दिए गए। यानी अंग्रेजों को क्षेत्राधिकार दोबारा मिल गए थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, बदतमीजी करते हैं। 13 मार्च 1757 को अंग्रेज इस चंद्रनगर जो इलाका हुआ करता था ना बंगाल में, जो फ्रांसीसियों का हिस्सा था, अंग्रेज इस पर अटैक करके फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लेते हैं। तो इससे भाई सिराजुद्दौला का तो दिमाग खराब होगा ही। ठीक है, यानी संधि की जो शर्तें थी उस पर भी अंग्रेज नहीं टिक रहे हैं। ठीक है, तो इससे सिराजुद्दौला जैसे अंग्रेजों के खिलाफ होता है ना, तो अंग्रेज तुरंत यहां पर एक गेम खेल डालते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अलीनगर की संधि की डेट एग्जाम में कई बार आती है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे चंद्रनगर अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से छीना तो सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को समझाने के लिए इनके खिलाफ एक अटैक करने की कोशिश की। लेकिन अब तक अंग्रेज लोग बंगाल की राजनीतिक अच्छी तरह समझ चुके थे। अंग्रेज क्या करते हैं, जैसे ही सिराजुद्दौला ने विरोध किया ना, तो अंग्रेज सिराजुद्दौला के महलों के कुछ कैंडिडेट थे उनको खरीद लेते हैं। जैसे कि मैं एक बात बता दूं, मैं इस सीन को हटा दूं एक बार यहां से, फिर आसानी से और तुम लोग समझ पाओगे। ठीक है, जो सिराजुद्दौला है इसके टोटल ना 4, सिराजुद्दौला के टोटल 4 सेनापति थे। देखो मैं बात कर रहा हूं, सिराजुद्दौला के टोटल 4 सेनापति थे, 4, जिनमें से तुम एक नाम सुनते होगे और जो नाम तुमने सुना होगा ज्यादातर बुकों में, वो नाम सुना होगा तुम लोगों ने, मीर जाफर। ये जो मीर जाफर है ना, ये तो इसका प्रधान सेनापति था। ठीक है, इसके अलावा इसके सेनापति में एक राय दुर्लभ नाम का इंसान हुआ करता था। ठीक है, राय दुर्लभ हो गया, यार लतीफ खा हो गया, है ना, मोइनुद्दीन हो गया। ठीक है, इन चारों में मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ खा और मोइनुद्दीन, इन तीनों में चारों में ये जो शुरुआत के 3 थे ना, ये बड़े बेईमान थे, यानी देशद्रोही। और मोइनुद्दीन है, ये सिराजुद्दौला का एकमात्र वफादार था, बाकी सारे देशद्रोही है, जिनका इतिहास को आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, कुछ और भी कैंडिडेट थे। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, सिराजुद्दौला के मीर जाफर को, राय दुर्लभ को, ठीक है, और इस यार लतीफ खा प्लस और कुछ थे, जगत सेठ नाम का एक व्यापारी हुआ करता था, एक अमी चंद नाम का व्यापारी हुआ करता था। देखो मैं बता रहा हूं बैटल ऑफ प्लासी की घटना कैसे क्या इनका
गेम कैसे खेला जा रहा है। वैसे युद्ध नहीं था कोई प्लासी का युद्ध था ही नहीं भारत में, जाहिर सी बात यह है, प्लासी एक ओनली सौदा था। अब कैसे था, जो चीज है वही मैं बता रहा हूं। जगत सेठ नाम का एक व्यापारी हुआ करता था, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, अंग्रेजों का जैसे ही सिराजुद्दौला विरोध करता है तो अंग्रेज सिराजुद्दौला के लोगों को मोहरा बना लेता है। किस किस कैंडिडेट को? एक जगत सेठ व्यापारी था, एक अमीचंद नाम का व्यापारी था, ठीक है। जगत सेठ, अमीचंद और सिराजुद्दौला के ये कुछ सेनापति, जिसमें मीर जाफर हो गया, राय दुर्लभ हो गया, यार लतीफ खां हो गया, ठीक है। मोइनुद्दीन को यहां पर माइनस करना, क्योंकि मोइनुद्दीन तो सिराजुद्दौला का वफादारी था हमेशा, ठीक है। तो इन लोगों को अंग्रेज मोहरा बनाते हैं, ठीक है। और इनको मोहरा बनाकर जो अंग्रेज एक्शन लेंगे ना, वो हमारा आगे का इतिहास में बैटल ऑफ प्लासी के नींव के रूप में जाना जाएगा। तो मैंने क्या क्या बताया उस चीज को समझ लो। बैटल ऑफ प्लासी क्या है, वो इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन जो मेन नींव है ना उसकी, वो याद होनी चाहिए। मैंने ये कहा है, जैसे ही सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि की, उस अलीनगर की संधि का कुछ दिन बाद अंग्रेज क्या करते हैं, उल्लंघन कर डालते हैं। और अंग्रेज उल्लंघन करके फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लेते हैं, जिससे सिराजुद्दौला ने विरोध किया था। जैसे ही सिराजुद्दौला ने विरोध किया तो अंग्रेज सिराजुद्दौला के ही बंदों को खरीद फरोख्त करने लग जाते हैं, यानी उनको खरीदने लग गए। किन किन लोगों को अपनी साइड में कर लिया अंग्रेजों ने? जगत सेठ को, अमीचंद को, मीर जाफर को, राय दुर्लभ को, है ना, इन लोगों को अपनी साइड में इन्होंने कर लिया। और जो ये नींव रखेंगे ना अंग्रेज लोग, जो इनके खिलाफ एक तरह से अटैक करेंगे, वो ही अटैक इंडियन हिस्ट्री में बैटल ऑफ प्लासी के रूप में जाना गया था। तो यहां तक समझ जाओगे। तो क्या था बैटल ऑफ प्लासी, वो चीजें थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, ठीक है। कोई डाउट होना तो आप लोग कमेंट कर सकते हो इसके अंदर। तो समझ गए यहां तक। यानी जो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ, किसके मध्य हुआ, है ना। आज के टाइम में ये लोकेशन कहां पर है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं प्लासी किस नदी के किनारे है। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, तो एक बार समझना। ये प्लासी है ना, ये इन प्रेजेंट टाइम एक लोकेशन बंगाल के अंदर एक जिला है जिसका नाम है नदिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जो नदिया जिला है ना बंगाल के अंदर, उस नदिया जिला में ये प्लासी पड़ता है। और वर्तमान में ये प्लासी जगह भागीरथी नदी के किनारे है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? मैंने अभी बताया है, जो प्लासी जो जगह है ना, वो आज के टाइम में बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। और नदिया जो जिला है वहां पे पड़ता है ये प्लासी जगह, भागीरथी नदी के किनारे है। तो अंग्रेज प्लस नवाब सिराजुद्दौला के मध्य एक युद्ध हुआ था। अब कौन कौन नवाब की साइड में थे और अंग्रेजों की साइड में कौन कौन है, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जो ये युद्ध लड़ा गया था ना, ये युद्ध कितनी तारीख को लड़ा गया था? ये युद्ध लड़ा गया था 23 जून सन 1757 ईस्वी को। बिल्कुल सिंपल है, इन चीजों में तो कुछ हार्ड है नहीं, ये तो तुमने खूब पढ़ा भी होगा, ठीक है। यानी बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था, ठीक है। अब ये किस किस के मध्य लड़ा गया था, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। तो देखो, जो सिराज की सेना थी, जो सिराजुद्दौला, सुनना आसानी से बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। जो सिराज की साइड में जो लोग थे ना, सिराजुद्दौला की साइड में जो लोग थे, वो कौन कौन थे? एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर मदान, ठीक है, मीर मदान नाम का व्यक्ति। एक हुआ करता था मोहनलाल नाम का व्यक्ति, ठीक है। ये एक तरह से और इसके वफादार कैंडिडेट थे मोहनलाल। प्लस सिराजुद्दौला की सेना के साथ फ्रांसिस सेना भी एक तरह से हेल्प कर रही थी। तो इस साइड में, एक साइड में तो कौन कौन थे? सिराजुद्दौला की सेना, ठीक है, मोहनलाल, मीर मदान, ये दो व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति, इनका नाम याद करना। प्लस फ्रांसिस सेना, ठीक है, प्लस फ्रांसिस सेना। और अंग्रेज, जो अंग्रेज है, अंग्रेजों की साइड में कौन? यहां पर अंग्रेजों का सेनानायक कौन था? उसका नाम भी सुना होगा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ये है। तो होता क्या है, इनके मध्य अंग्रेज सेना प्लस इनके मध्य मीर मदान, देखो इस युद्ध में मारे जाते, शहीद हो जाते मीर मदान,
ठीक है, फ्रांसीसी सेना होगी, मोहनलाल हो गए, रॉबर्ट क्लाइव, इनके मध्य ये युद्ध 23 जून 1757 को होता है। और इस युद्ध में, ठीक है, इस मीर जाफर देशद्रोही इस बंदे की वजह से, ठीक है, ये लोग इस बैटल ऑफ प्लासी युद्ध को हारते हैं और अंग्रेज लोग रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में इस युद्ध को जीत लेते हैं। कुछ हार्ड नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी भारत में कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी किसके मध्य हुआ, है ना, बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट क्या निकला, वो रिजल्ट की मैं बात अभी करूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये 23 जून सन 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी बंगाल के अंदर, बंगाल सूबे में पड़ता था उस समय, ठीक है। ब्रिटिश लोग इसमें जीत जाते हैं और किस किस सेना के मध्य हुआ था, तो ग्रेट ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के मध्य एज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बंगाल सूबे फ्रांस की सेना, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया यानी फ्रांस की सेना थी। और सिराजुद्दौला की सेना के साथ एक मेन 2 व्यक्ति नाम और बताए मैंने, मीर मदान, मोहनलाल वगैरह, इनके मैंने नाम बताए थे, ठीक है। इस युद्ध को अंग्रेज लोग जीतते हैं, ठीक है। और इस युद्ध के बाद का जो इतिहास है ना, वो इतिहास हमें और थोड़ा याद करना है। तो ये तो सिंपल सी लाइन मैंने बताया था, बैटल ऑफ प्लासी भारत में कब हुआ और किसके मध्य हुआ, ठीक है। अब जो ये है सिराजुद्दौला, इस युद्ध में सिराजुद्दौला यहां से निकल जाता है, भाग जाता है अपने परिवार को लेकर, ठीक है। लेकिन इस सिराजुद्दौला का पीछा करते हुए मीर जाफर का एक बेटा हुआ करता था, मीर जाफर, जो इसका पुत्र था उसका नाम था मीर जाफर का बेटा था एक मिरान। ये इस सिराजुद्दौला का पता लगाता है, यानी इसको ढूंढता है। लेकिन एक मुखबरी व्यक्ति के द्वारा एक मतलब भिखारी हुआ करता था एक बिहार साइड में, तो उस व्यक्ति ने सिराजुद्दौला कहां पे ठहरा हुआ है वो सारी बातें इनको पहुंचा दी थी। तो ये मिरान नाम का बंदा, ठीक है। एक व्यक्ति और था बेग बहादुर नाम का, बेग बहादुर नाम यूज कर रहा हूं मैं, बेग बहादुर, मैं कह रहा हूं मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर कौन है, मीर जाफर वही जिसने अंग्रेजों का इस युद्ध में साथ दिया है, ठीक है। तो एक व्यक्ति हुआ करता था मीर जाफर का बेटा, जिसका नाम था मिरान। तो जो मिरान नाम का व्यक्ति है ना, ये एक कैंडिडेट हुआ करता था बेग बहादुर, या तो इसको आप बेग बहादुर बोल दो या मोहम्मद बेग बोल दो, ये अलग अलग जगह आपको लिखा मिल सकता है। तो मीर जाफर का बेटा मिरान इस व्यक्ति के द्वारा सिराजुद्दौला की भयंकर तरीके से, बड़ी निर्दयी तरीके से इसकी हत्या करवा देता है 2 जुलाई, ठीक है। 2 जुलाई सन 1757 ईस्वी को इस सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है। इसको बहुत ही बुरी तरह इसको मारा गया था इन लोगों के द्वारा, प्लस इनके पूरे खानदान को बुरी तरह मार दिया गया था इस मिरान के द्वारा। अली वर्दी की जो फैमिली थी ना, उसमें महिला बच्चे वगैरह सबको इसने कत्लेआम किया था। मिरान ने बड़ी निर्दयी तरीके से इनकी हत्या की थी, इनके परिवार वालों की, ठीक है। अली वर्दी तो पहले ही मर चुका था, वैसे सिराजुद्दौला की हत्या इसने इस समय की थी। और सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद इसने इनके परिवार वालों को पूरी तरह से एक तरह से उड़ा दिया था। एक सिराजुद्दौला की रानी थी जिसका नाम था लुफ्त उन निसा नाम की, ठीक है, उसको इन्होंने नहीं मारा था। अब कारण क्या था, उसमें सारे परिवार वाले इसके मार डाले थे। लुफ्त उन निसा, उसके साथ ये मिरान है ना, ये निकाह करना चाहता था। तो जैसे उसने, थोड़ा सा मैं लाइन बताऊं, जैसे उसने कहा ना मिरान वगैरह इन व्यक्तियों ने लुफ्त उन निसा से पैगाम भेजा विवाह का, तो उसने एक बात ये बोली थी कि मैंने ना, यानी सिराजुद्दौला की वाइफ बोलती है लुप्त उन निसा, कि मैं अपने जीवन में हाथी की सवारी कर चुकी हूं, तो तुम्हारे गधे घोड़े की सवारी यानी गधों की सवारी करना मेरे जीवन में अब नहीं लिखा है। यानी वो उनके पैगाम को, उनके उस जो शादी का प्रस्ताव भेजा तो उसको अस्वीकार कर देती है। वो बोलती है इन मिरान लोगों से कि मैंने अपनी लाइफ में हाथी की सवारी की है, अब मैं गधों की सवारी नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसके बाद ये उसको भी बुरी तरह उड़ा देते हैं। मतलब बहुत ही एक पूरी स्टोरी है इसके पीछे, वो तुम्हें मैं नहीं बता सकता कि कैसे कैसे इनको उड़ाया गया था, बुरी तरह मारा था। सिराजुद्दौला की भयंकर तरीके से हत्या की थी इन्होंने, ठीक है, और इन्हीं के ही परिवार वाले लोगों ने। तो मैंने अभी ये कहा था
कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो किस किस के मध्य हुआ था, कब हुआ था, आज के टाइम में बैटल ऑफ प्लासी जहां हुआ था वो जगह कहां पे है, किस नदी के किनारे है, और इसमें सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। सिराजुद्दौला की हत्या करके आज सिराजुद्दौला का अगर हम एक और बात करें तो इस सिराजुद्दौला का जो मकबरा है ना, मकबरा जैसे मुगलों में मकबरे पढ़ते हैं, तो बंगाल के अंदर एक जगह है खुशबाग नामक, उस खुशबाग नामक स्थान पर सिराजुद्दौला का मकबरा है। ठीक है, ये समझ जाओगे। अब इसका फायदा अंग्रेजों को क्या मिला, इस युद्ध का अंग्रेजों को रिजल्ट क्या मिला, है ना। तो जो ये रॉबर्ट क्लाइव है, और एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, कई इतिहासकार ये बोलते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी इतिहास में हुआ ही नहीं। ये मैं भी इतिहासकार का कोडिंग के बाद बोल सकता हूं कि बैटल ऑफ प्लासी लड़ाई नहीं गया था, ये युद्ध था ही नहीं, एक सौदा था जिसमें बंगाल के अमीर सेठ वगैरह लोग और कुछ सिराजुद्दौला के गद्दार सेनापतियों को अंग्रेजों ने खरीदा। खरीद फरोख्त का यहाँ पे सीन देखने को मिला और उनकी वजह से अंग्रेज लोग ये युद्ध जीतते हैं। तो कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने ये बात बोली थी, जैसे के.एस. पणिक्कर नाम का इतिहासकार था। के.एस. पणिक्कर नाम का एक इतिहासकार था। उस इतिहासकार ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में यह लिखा था कि प्लासी कोई युद्ध नहीं था, प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोग बिक चुके थे अंग्रेजों के हाथों। ठीक है, तो एक इतिहासकार के.एस. पणिक्कर, उस के.एस. पणिक्कर ने यह बात बोली थी कि प्लासी कोई भारत में युद्ध नहीं लड़ा गया था, यह एक सौदा था जिसमें अंग्रेजों के हाथों ये लोग बिक गए थे, बंगाल के धनी लोग बिक गए थे। एक डॉक्टर दीनानाथ दीनानाथ शर्मा नाम के व्यक्ति था, डॉक्टर दीनानाथ शर्मा नाम के इतिहासकार, उसने कहा था प्लासी भारत में युद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर युद्ध किसे कहते हैं, अगर हम युद्ध की डेफिनेशन को समझे ना, युद्ध की परिभाषा को समझे, तो इस समय अगर देखे तो 50,000 प्लस समथिंग सेना थी सिराजुद्दौला की, और इनके पास कुछ इतिहास में 3,000 के समथिंग सेना की बात की जाती है। तो 50,000 ही लोगों को और इतनी 3,000 के समथिंग लोगों को लड़ा दे तो जाहिर सी बात है कौन जीते यहाँ पे इस साइड वाले ने 50,000 लोग जीते। लेकिन इतिहास तो कुछ उल्टा हो गया और वो अंग्रेज लोग यहाँ पर जीतते हैं मीर जाफर जैसे गद्दारों की वजह से। तो उस दीनानाथ शर्मा जी बोलते हैं कि प्लासी कोई युद्ध नहीं था। अगर युद्ध की परिभाषा को तुम समझ लेते हो और फिर प्लासी को तुम युद्ध कहते हो तो ये उचित नहीं है कहना, क्योंकि युद्ध की परिभाषा को हम समझे और प्लासी को देखे तो प्लासी कोई युद्ध नहीं था। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें भी इतिहास में ये मैंने बताई है कि ऐसा हुआ था। अब रिजल्ट क्या मिला, यानी बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों ने जीत लिया। धोखे से जीता, कैसे जीता? जो ये मीर जाफर है ये तो गद्दार, देशद्रोही, महान विश्वासघाती और अंग्रेजों की कठपुतली कई नामों से जाना जाता है। इसकी हालत क्या होगी अभी वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या मिला, यानी परिणाम क्या निकले, बैटल ऑफ प्लासी के भारत में परिणाम क्या निकले वो और थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। और एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल की सड़कों से गुजरा ना तो इसके ऊपर फूल बरसाए गए थे, और वो भारत की उस समय सबसे बड़ी भूल भी हुई थी हिंदुस्तान के उस समय बंगाल के कुछ लोगों की। यानी इसके ऊपर फूल बरसाए गए थे और इसको बड़े सम्मान से, इसको बड़ा सम्मान दिया गया था। अगर उस समय बैटल ऑफ प्लासी के बाद इस रॉबर्ट क्लाइव पर मान लो पत्थर बरसाए जाए ना तो कहीं हिंदुस्तान हमारा इनका गुलाम ना हो, इतने साल ये भारत में सत्ता ना चला के जाए। क्योंकि उसी समय गलती एक ये हुई थी कि इसके युद्ध के बाद इस इंसान के ऊपर फूल बरसाए गए थे, जो कि भारत की सबसे बड़ी यहां पर भूल भी थी इस अंग्रेजों की, सॉरी हिंदुस्तान के उस समय लोगों की। तो जो ये रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को तो बड़े सम्मान से नवाजा गया था उस समय। तो इसको देखो क्या मिला बैटल ऑफ प्लासी के बाद, परिणाम क्या निकले। जो ये अंग्रेज है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अंग्रेजों की, तो जो 24 परगना था ना, 24 परगना बंगाल में आज एक जगह है ना 24 परगना जिला सोनोगा, तो 24 परगना की जमींदारी, 24 परगना की जमींदारी इन अंग्रेजों को दे दी गई। 24 परगना की जमींदारी कंपनी को मिली, उस बंगाल के 24 परगना क्षेत्र की पूरी जमींदारी अंग्रेजों को दी गई। दूसरा, इस रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 2,34,000 रुपए एक तरह से दिए गए। रॉबर्ट क्लाइव को युद्ध में जो क्षति हुई थी ना उसके बाद बंगाल के द्वारा
यानी सिराजुद्दौला तो मर चुका है, बाद में भी मीर जाफर की स्थिति में बताऊंगा वो सारी चीजें क्या हो रही है। तो 2,34,000 रुपए किसको मिले? रॉबर्ट क्लाइव को। 24 परगना की जमींदारी कंपनी को मिली, रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 रुपए मिले थे। उस समय की मैं बात करूं तो 50 लाख रुपए अंग्रेजों की सेना प्लस जो नाविक थे ना उनके लिए 50 लाख रुपए दिए गए थे। देखो कितना अंग्रेजों को फायदा मिल रहा है, रुपए की बाद में कैसे भरमार हो रही है। 50 लाख रुपए अंग्रेजों की सेना प्लस अंग्रेजों की सेना में जो नाविक थे ना तो उनकी व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपए दिए गए। ठीक है। दूसरा, जो ये गद्दार देशद्रोही एज ए मीर जाफर जो ये बंदा था, ठीक है, इस मीर जाफर को बनाया गया था बंगाल का नवाब। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये मीर जाफर बंगाल के नवाब बन गए थे। ठीक है। और एक अंग्रेज रेजिडेंट हुआ करता था, मैं एक बार दिखा देता हूं। देखो मीर जाफर तो क्या बन गए थे, ये मीर जाफर तो बंगाल के नवाब बन गए थे। एक अंग्रेज रेजिडेंट हुआ करता था, ये मैं यहां से खत्म कर देता हूं, एक बार दोबारा मैं बता दूंगा आपको ये सारी चीजें रिवीजन करके। एक अंग्रेज रेजिडेंट था जिसका नाम था, थोड़ा सा नाम हार्ड है, ल्यूक स्क्राफ्टन या ट्रन, ऐसा इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम आया हो क्वेश्चन है। सो ही मैं इस क्वेश्चन को यहां पे बता रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा उस समय बताया भी जाएगा कब ये क्वेश्चन आया था, तो इसको इतना हार्ड भी मत मानना। ल्यूक स्क्राफ्टन, तो ये रेजिडेंट, ठीक है, अंग्रेजों का रेजिडेंट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल में अंग्रेजों का रेजिडेंट कौन बनाया गया था? तो ल्यूक स्क्राफ्टन। तो अब दोबारा समझना, जैसी बैटल ऑफ प्लासी भारत में हुआ तो उसके परिणाम की मैंने 2-3 लाइनें बताई है। एक तो क्या, 24 परगना की जमींदारी कंपनी को दे दी गई। क्लियर यहां तक? फर्स्ट पॉइंट, बैटल ऑफ प्लासी के परिणाम, 24 परगना जो जगह बंगाल में है उसकी जमींदारी किसको दे दी गई? इन कंपनी को। 2,34,000 रुपए मिले किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। प्लस रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना लेके गया था ये कुछ 3,000 के समथिंग, उस सेना को जो नुकसान हुआ था या जो भी फंडा था 50 लाख रुपए इस रॉबर्ट क्लाइव की सेना और नाविक को मिला। ठीक है। मीर जाफर को बंगाल में नवाबी की गद्दी मिली और अंग्रेजों ने इसको नवाब बनाकर अपना एक रेजिडेंट भी यहां पर नियुक्त कर दिया जिसका नाम था ल्यूक स्क्राफ्टन। ठीक है। तो ये सारी मैंने बातें की है बैटल ऑफ प्लासी की, तो समझ गए होगे बैटल ऑफ प्लासी यानी इस युद्ध की अगर बात करें तो हमारा हिंदुस्तान 80% अंग्रेजों का गुलाम बन गया था, अगर मैं इसकी बात करूं तो युद्ध की। ठीक है। तो मैंने परिणाम तुम्हें बता दिए, उन परिणाम के बारे में एक तरह से अच्छी तरह याद करना। जैसे सिराजुद्दौला के बाद अगर बंगाल के नवाब की तुम लिस्ट पढ़ोगे ना तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना था मीर जाफर। ठीक है। अब ये जो मीर जाफर है ना ये कौन थे? मैंने बताया था मीर जाफर ये इसकी सेना के अंदर सेनापति हुआ करता था, प्रधान सेनापति हुआ करता था, ये बात तो मैंने की है, प्रधान सेनापति था इसका ये। ठीक है। लेकिन जैसे इसको गद्दी मिली ना तो ये शासन अच्छी तरह कर ही नहीं पाया, यानी अंग्रेजों ने तो इसको भाई सोने की बोरी तक समझ लिया था, यानी जितना हाथ डालो उस बोरी में और मन चाहे उतना एक तरह से निकाल लो माल। इतनी भयंकर तरीके से इसको लूटा अंग्रेजों ने, इसने अपने महल के सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़ गए थे। ऐसी हालात कर डाली थी अंग्रेजों ने इस मीर जाफर की। और मीर जाफर भी बिल्कुल एक अलग टाइप का बंदा हो चुका था, मानसिक तरीके से बिल्कुल ये खराब हो चुका था, आर्थिक तरीके से तो खराब हो ही चुका था ये। ठीक है। मन में उस बंदे को, यानी किसी इंसान को अच्छी तरीके से न्याय भी नहीं देता था। महलों में एक तरह से लोग अगर न्याय मांगने आ रहे तो उनको बुरी तरह मारता पीटता, कैद खाने में डालता, उनको गालियां देता। हालात बिल्कुल इसकी खराब हो चुकी थी। यानी जितने भी बंगाल के लोग थे ना वो बंगाल के लोग भी इस राजा के खिलाफ हो चुके थे और इससे टेंशन होने लगी अंग्रेजों को। यानी अंग्रेजों ने इसको लूट तो लिया, अंग्रेजों ने तो इसको अपनी साइड में कर रखा है, लेकिन इस इंसान की इज्जत तो देखो बिल्कुल है ही नहीं। अंग्रेजों के सामने तो इसकी इज्जत वैसे है नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने पता है कि ये इंसान किस टाइप का है ना, कठपुतली बन चुका है। लेकिन बंगाल की जो प्रजा थी ना उनकी नजरों में भी बिल्कुल ये बंदा गिर चुका था, यानी बंगाल की प्रजा भी इससे नाखुश थी, बिल्कुल ये बर्बाद हो चुका था। अब इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक गद्दी है जिस पर बैठकर ये आराम से
और अपना शासन देख रहा है, लेकिन शासन बिल्कुल इसका जीरो। अब अंग्रेज भी इससे परेशान हुए कि ये हालत अगर इसकी ऐसी रही, प्रजा तो इसका सम्मान वगैरह इसका एक तरह से समझती नहीं है कुछ भी, तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएंगी। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, वो क्या करता है, वो यहां पर एक गेम और खेलता है। देखो मैं जो बात कर रहा हूं उसको थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश करना, ठीक है, ये तो सारी चीजें आप समझ गए। मैं कह रहा हूं जो मीर जाफर है ना, ये बंगाल के 2 बार नवाब बने थे। एक बार तो नवाब कब बने थे, ये बैटल ऑफ प्लासी के जीतने के बाद 1757 में बने थे मीर जाफर, ठीक है, 1757 से लेकर सन 1760 तक बने। और ये 2 बार बने थे, ये एक बार ये बने थे सन 1763 से लेकर सन 1765 तक। इसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें एक बार और थोड़ा सा समझ लेना। मैंने देखो आसान भाषा में बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जैसे मीर जाफर को बंगाल का नवाब एक तरह से बनाया गया, ठीक है, कठपुतली बन चुका था अंग्रेजों की, बिल्कुल अंग्रेजों के, यानी इसके पास पद है, पावर नहीं है, पावर अंग्रेजों के पास है। मन चाहे अंग्रेजों ने इसको बुरी तरह लूटा, सोने तक की एक तरह से इसको बोरी समझ लिया था। इसने अपने महल के बर्तन तक सोने चांदी के बेच डाले थे। प्रजा इसके शासन से नाखुश थी, प्रजा को परेशान करता था, न्याय उचित तरीके से देता नहीं था, हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। एक वर्ड में बोले तो शासन बिल्कुल बंगाल में बर्बाद हो चुका था इसका। प्रजा भी नाखुश है और इधर अंग्रेज इसको लूट रहे हैं, इसके पास कुछ नहीं बचा। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, 1757 में नवाब बना था, तो जो ये रॉबर्ट क्लाइव था, मेन ये अंग्रेजों का यहां पर मास्टरमाइंड था। ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, ये रॉबर्ट क्लाइव इस मीर जाफर को गद्दी से हटा देता है, क्योंकि प्रजा तो इसका कुछ मानने के लिए इसका तैयार नहीं, प्रजा इसके खिलाफ है, सारी इसी कॉमन सी बात है। तो इस मीर जाफर को गद्दी से हटाकर किसको नवाब की गद्दी पर बैठा देता है, वो भी सुना होगा तुमने, मीर कासिम नाम के व्यक्ति को। तो इस मीर कासिम को, मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब कौन बना दिया गया, मीर कासिम। और मीर कासिम को नवाब बनाकर ये रॉबर्ट क्लाइव हिंदुस्तान से निकल जाता है। 25 फरवरी 1760 ईस्वी का समय होता है। 25 फरवरी 1760 ईस्वी में ये रॉबर्ट क्लाइव वापिस चला जाता है इंग्लैंड में, ठीक है, यानी इस मीर कासिम को बनाकर। अब जो मेन इनका मास्टरमाइंड था रॉबर्ट क्लाइव हिंदुस्तान में है नहीं, मीर कासिम को यहां पर शासन मिल चुका है। समझ गए यहां तक। मीर जाफर की क्या हालात थी वो मैंने तुम्हें अभी बताया है, बड़ा एक तरह से बेकार, ठीक है, कैसे कैसे ये अंग्रेजों के सामने अपनी बाएं फैलाता था, वो तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। अंग्रेज जैसा चाहते वैसा ये काम करता, उधर से प्रजा नाखुश है, इधर अंग्रेज इसको लूट रहे, हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। तो अंग्रेजों ने इसके स्थान पर किसको बना दिया था, मीर कासिम को बना दिया था, ठीक है। ये रॉबर्ट क्लाइव सुना होगा आपने, रॉबर्ट क्लाइव, इसकी भी पूरी एक स्टोरी है, वो भी बता दी जाएंगे तुम्हें, वैसे इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे हम पर्सनल, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिलाता मीर जाफर, है ना। यहाँ पर तो इसको बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनहरा मौसम लग रहा है, लेकिन हालत इसकी भविष्य में क्या हुई थी वो चीजें देख रहे होगे। एक देखो, जिस हवेली में ये मीर जाफर रहा करता था ना, उस हवेली को आज हिंदुस्तान में नमक हराम ड्योढ़ी, नमक हराम ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता है। यानी मैं ये कह रहा हूं ये मीर जाफर बड़ा बदमाश इंसान था, मैं बार बार ये बातें बोल सकता हूं, गद्दार था, देशद्रोही था, महान विश्वासघाती हिंदुस्तान का ये, और कठपुतली अंग्रेजों का। और जिस जगह ये रहता था, जो इसकी हवेली थी, उस हवेली को आज नमक हराम ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता है। नमक हराम ड्योढ़ी भारत में बंगाल में है, और ये किसकी हवेली थी, मीर जाफर की हवेली हुआ करती थी। तो मीर जाफर का ये सीन देखकर अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज इसको तुरंत हटा देते हैं और इसके स्थान पर किसको राजगद्दी सौंप देते हैं, इसके स्थान पर सौंप देते हैं राजगद्दी मीर कासिम को। और मीर कासिम देखो बंगाल का नवाब बना है। बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन था, वो सारी चैन लास्ट क्लास वाले भी थोड़ा सा समझते चलना। बंगाल का फर्स्ट स्वतंत्र नवाब था मुर्शिद कुली खां, उसके बाद बने थे सुजाउद्दीन, उसके बाद बने थे सरफराज, उसके बाद बने थे अलीवर्दी। इसका शासनकाल बंगाल भारत का स्वर्ग, वो सारी लास्ट क्लास में हो चुका था। सिराजुद्दौला की डिटेल मैंने तुम्हें दे दी थी नेक्स्ट अभी कुछ समय पहले और लास्ट क्लास में भी। उसके बाद मीर जाफर बने, हालत क्या हो चुकी, जैसा काम किया वैसा इसने फल मिला, यानी अब पश्चाताप करने से इसको कोई फायदा नहीं था, हालत बिल्कुल इसकी बर्बाद हो चुकी थी। अंग्रेज समझ चुके थे कि मीर जाफर गद्दी पर रहेगा तो हमारे भी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि प्रजा इसके खिलाफ है। तो अंग्रेजों ने तुरंत दिमाग खेला और अंग्रेज मीर कासिम को गद्दी सौंप देते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जा पहुंचता है अब इंग्लैंड में। अब जो मीर कासिम है ना, वो क्या करेगा, ये मीर कासिम अपनी राजधानी बंगाल में नहीं रखता है। बात को समझना, कैपिटल मुर्शिद कुली खां ने क्या बनाई थी, मुर्शिदाबाद। सुनना एक बार,
ढाका से कैपिटल मुर्शिदाबाद बनाई थी किसने? मुर्शिद कुली खान ने। अब ये मीर कासिम है ना, बंगाल में ये नहीं रहता है, ये बंगाल का नवाब तो है लेकिन बंगाल में अपनी राजधानी ये नहीं रखता है। पहले राजधानी क्या है इनकी? इनकी राजधानी क्या है? अभी मुर्शिदाबाद थी, लेकिन जैसे मीर कासिम गद्दी ग्रहण करके आया तो ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से चेंज करके और ये कहां पर सेट कर देता है? मुंगेर में सेट कर देता है, मुंगेर। और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं, एसएससी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कैपिटल में बंगाल के नवाबों की बात और कैपिटल की बात हो तो मीर कासिम का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे पुराने पेपरों में देख सकते हो अगर कोई भी बुक है तो तुम्हारे पास। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां सेट की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब क्वेश्चन कैसे आता है एसएससी में? मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाने वाला बंगाली नवाब तो मीर कासिम। इसने क्यों बनाई? एक तो ये बंगाल से मुंगेर दूर था, ठीक है, तो यहां पर जो देशद्रोही की रणनीतियां गेम वेम होता था ना, तो उससे बचा जा सके। अच्छा शासन करना चाहता था ये, तो ये बंगाल से दूर होकर राज करना चाहता था। मैं ये कह रहा हूं इससे पहले तो जो था ये बंगाल में अपनी हवेली बना के यहां पर राजधानी बना के सेट करके रहता था ये बंदा, जो इससे पहले मीर जाफर था। लेकिन ये क्या करता है? ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर सेट कर देता। कौन? मीर कासिम। और मीर कासिम कब से कब तक राज करेगा? मीर कासिम जैसे ही 1760 में मीर जाफर को हटाया गया तो 1760 में ये मीर कासिम गद्दी ग्रहण कर लेगा और ये 63 तक रहेगा, यानी 3 साल तक। तो 1760 से 1763 तक कौन रहा था? ये रहा था मीर कासिम। तो पहला पॉइंट मैंने बताया है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी वही मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कलकत्ता से दूर रहकर इसने राजधानी बनाई थी क्योंकि षड्यंत्र बंगाल में इसके खिलाफ कोई ना रच दे, जैसे कि सिराजुद्दौला के खिलाफ उसी के ही लोगों ने षड्यंत्र रचकर अंग्रेजों को बंगाल, और बंगाल तो क्या हिंदुस्तानी दे डाला था 250 साल तक। अच्छी तरह समझते होगी तुम लोग। तो कलकत्ता से दूर रहकर षड्यंत्र से सुरक्षा हेतु तो इसने अपनी राजधानी कलकत्ता से बाहर यानी बंगाल से बाहर कहां पर लेकर गया? ये मुंगेर लेकर गया। दूसरा, इसने एक देशद्रोही हुआ करता था बिहार के अंदर। बिहार का एक सूबेदार था राम नारायण, देख इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो है मीर कासिम, एक हुआ करता था राम नारायण नाम का व्यक्ति। ये याद करने की जरूरत नहीं होगी तुम्हें, लेकिन इनसे हमें बातों को समझना है। बैटल ऑफ बक्सर की नींव बन जाएगी यहां से, और कुछ नहीं है। राम नारायण देशद्रोही था। ये क्या करता है? बिहार में कैपिटल सेट करके, मुंगेर में कैपिटल सेट करके ये मीर कासिम इस देशद्रोही राम नारायण की हत्या कर देता है। दूसरा, पटना जो है, पटना में अंग्रेजों के एक व्यापारी केंद्र हुआ करता था और उस व्यापारी केंद्र पर एक व्यक्ति हुआ करता था अंग्रेज, जिसका नाम था एलिस। ठीक है, सुनना, देखो ये कर क्या रहा है। रॉबर्ट क्लाइव तो इंडिया से बाहर जा चुका है, ये बंदा नो टेंशन है। कर क्या रहा है ये, वो चीज बता रहा हूं मैं। कैपिटल चेंज की, बंगाल से दूर चला गया ये कि बंगाल में षड्यंत्रकारियों से बच सके, आराम से शासन कर सके। इन लोगों में रहकर शासन करेगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बाद में हो सकती है, जैसे कि सिराज ने भुगता था। तो बंगाल से दूर चला गया। दूसरा, एक देशद्रोही था राम नारायण, इसकी हत्या कर देता है ये। तीसरा, पटना जो इनका व्यापारी केंद्र था अंग्रेजों का, वहां पर एक प्रमुख था एलिस, ये इस एलिस नाम के व्यक्ति की भी हत्या कर देता है। ठीक है, जैसे ये इस काम में ये ऐसे एक्शन लेने लगा मीर कासिम, तो इससे अंग्रेज परेशान हो गए कि हमने इसको बनाया, ये तो हमारे ऊपर ही एक तरह से ये सारी चीजें करने लग गया है ना, हमारे व्यापारी केंद्र के प्रमुख को मारने लग गया। तो अंग्रेज क्या करेंगे, इस मीर कासिम को यहां से गद्दी से हटा देंगे। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अंग्रेज मीर कासिम को गद्दी से हटा देंगे और इस मीर कासिम को गद्दी से हटा के 1763 में और किसको पुनः गद्दी सौंप देंगे? इस मीर जाफर देशद्रोही को ही। तो मैंने कहा था मीर जाफर 2 बार बने थे बंगाल के नवाब। एक बार तो कब बने? सिराजुद्दौला के मरने के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर पहली बार तो नवाब बने थे 1757 में, और 1760 में इसको हटा दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव इसको हटाकर इंग्लैंड चला जाता है। इसको बना दिया गया था, इसको हटाकर मीर जाफर को, मीर कासिम को। लेकिन जैसे ही मीर कासिम बना तो ये ऐसे ऐसे काम करने लग गया, इससे अंग्रेज परेशान हो गए। तो 3 साल बाद 1763 में मीर कासिम को भी अंग्रेज हटा देते हैं और पुनः इसी इंसान को बना देते हैं मीर जाफर को नवाब। तो ये 63 से 65 तक रहेगा नवाब मीर जाफर बंगाल का। तो 2 बार नवाब बने थे मीर जाफर, बंगाल के 2 बार नवाब बने थे। समझ रहे हो ना? मैं ये बात कर रहा हूं, इन चीजों को समझना, जो भी एक तरह से कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो।
अब बैटल ऑफ बक्सर की, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था भारत में, उसकी नींव कैसे रखी गई थी उसको थोड़ा सा और समझना, यहां तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी मीर जाफर को दोबारा नवाब की गद्दी मिल चुकी है। अब जो मीर कासिम ने जो भी प्रॉब्लम अंग्रेजों को दी थी, अंग्रेज इस मीर कासिम पर अटैक करने लगे, ठीक है। यानी अंग्रेजों के प्रमुख को मार दिया था इसने, मीर कासिम ने एलिस को मार दिया था, ठीक है। अब अंग्रेजों को जो मीर कासिम ने दिक्कत दी थी ना, अंग्रेज सहन नहीं कर पाए इस बात को, गद्दी से हटाया, मिर्जापुर को बैठा दिया। उसका बदला लेने के लिए इस मीर कासिम पर अंग्रेज लोग अटैक करने लग गए। जो बैटल ऑफ बक्सर है ना, वो तो तुमने खूब सुना होगा, लेकिन बक्सर युद्ध से पहले अंग्रेजों ने मीर कासिम को 3 बार युद्ध में पराजित किया था, 3 बार। ये बात और ध्यान रखना, कॉमन कौन बुक में लिखी भी नहीं रहती है कि बक्सर जो युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, डिटेल अभी दूंगा मैं, तो उस बक्सर युद्ध से पहले अंग्रेजों ने मीर कासिम को कितनी बार हराया था युद्ध में? 3 बार। युद्ध थे जैसे उधौनला का युद्ध आपने सुना हो तो, है ना, ये थोड़े डीपली हो जाएंगे तो इतना डीपली बनता भी नहीं, उधौनला का युद्ध इतना आएगा भी नहीं, फिर भी मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता सकता हूं, ठीक है। एक गिरिया युद्ध भी था, एक तो 1740 में लड़ा गया था गिरिया युद्ध, एक इस समय मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य भी लड़ा गया था गिरिया का युद्ध, ठीक है। ये ऐसे काफी चीजें थी, तो ये सारी चीजें ये मैं बता रहा हूं। तो मैंने अभी ये बात की है कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सर से पहले 3 बार युद्ध में हराया था। 3 युद्ध में, उधौनला का युद्ध, कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध एक पहले भी हुआ था, एक अब हो रहा है, 2 गिरिया के युद्ध थे, तो 3 बार हराया था। और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है बाद में। तो क्या था बैटल ऑफ बक्सर, वो मैं बता रहा हूं, तो ये सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। ये मैंने क्या क्या बातें की है यहां पे, ठीक है। तो अब अंग्रेज इस मीर कासिम को फाइनल कैसे शांत करते हैं वो मैं बता रहा हूं। देखो, बंगाल की गद्दी से हटाया गया अपदस्थ नवाब कौन है? मीर कासिम। बंगाल की गद्दी से हटाया गया तो कौन है? मीर कासिम। बिल्कुल आसान भाषा में समझना इसको भी, ठीक है। एक क्षेत्र हुआ करता था भारत में अवध, ठीक है। अवध भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवध का भी, ठीक है। अवध का एक राज्य, देखो यहां पर तो सुजाउद्दीन लिखा था मैंने, बंगाल का नवाब कल परसों बताया था। एक नवाब और सुनाओगे तुमने अवध का, सुजादौल्ला। वैसे अवध का संस्थापक था सआदत खां, हम अवध में पढ़ेंगे उच्च इतिहास। तो सुजाउद्दौला। एक यहां पर मैं बात करूं दिल्ली, दिल्ली में राज है मुगलों का, और दिल्ली का यहां पर मुगल था शाह आलम। इसकी भी हालत अंग्रेजों ने बहुत खराब की थी, शाह आलम सेकंड। तो 3 क्षेत्र 3 नवाब है, समझ गए। अब देखो बंगाल की हालत तो क्या हो रही है पता है सभी ने। तो मीर कासिम 3 युद्ध में पहले से हार चुके हैं, अब ये बेचारा करे तो क्या करे, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे गद्दार लोग देश में बैठे हुए थे उस समय भी, ठीक है, जो अंग्रेजों के साइड में काम करते थे। जैसा कि ये इसमें मैं बातें करना चाहूं, लेकिन टाइम इतना है नहीं कि आज की स्थिति भी कुछ ऐसी तुम देख रहे होगे थोड़ा सा, है ना, गद्दारों की। तो हुआ क्या, मीर कासिम पहुंचता है, एक आम भाषण बताऊं मैं, सुजाउद्दौला के पास। बोलता है देखो भाई सुजाउद्दौला, बंगाल तो गुलाम हो चुका है, अब नंबर धीरे धीरे तुम्हारा भी आने वाला है। अवधवासियों, नंबर तुम्हारा भी आने वाला है, और नंबर दिल्ली वालों तुम्हारा भी आने वाला है। तो क्यों ना हम तीनों एक साथ मिलकर इन अंग्रेजों को इनकी औकात दिखाए, ठीक है। बार बार जो भी एक तरह से देखो, अंग्रेज उस समय इतने पावर, उस समय अंग्रेज इतने पावर नहीं थे, उनको पावर देने की एक तरह से योजना कौन बना रहे, उनको पावर, उनको शक्ति प्रदान कौन कर रहे हैं? वो हिंदुस्तान में बैठे कुछ गद्दार प्रदान कर रहे थे, जैसे कि मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ खां हो गए, जगत सेठ हो गए, अमीचंद हो गए, ये ऐसे गद्दारों की एक श्रेणी पूरी, ठीक है। वो अंग्रेजों को एक पावर दे रहे थे, जिससे अंग्रेजों का साहस बढ़ा, और बैटल ऑफ प्लासी वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया, ठीक है। तो अब करे तो करे क्या, ठीक है। अब मीर कासिम की भाई नवाब अवध, तेरा भी नंबर आने वाला है, और दिल्ली वालों तुम्हारी भी आने वाला, प्रॉब्लम है, तो क्यों ना इनके खिलाफ एक तरह से हम युद्ध करें। यानी एक आम भाषा में बोले तो इन तीनों ने रणनीतियां बनाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने की, यानी बैटल ऑफ बक्सर लड़ने की, समझ गए। तो ये तो 3 लोग, यानी इन तीनों की सेना, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर तो पढ़ा होगा ना तुमने सभी ने। इन तीनों की सेना प्लस यहां पर एक अंग्रेज यूज कर रहा हूं मैं, अंग्रेज सेना नायक हेक्टर मुनरो, अंग्रेज हेक्टर मुनरो, और इन तीनों की संयुक्त सेना, इनके मध्य एक युद्ध होता है। और जो युद्ध हुआ ना वो हुआ था भाई 22 अक्टूबर
ध्यान रहे 22 अक्टूबर ना कि 23 अक्टूबर। कई लोग हैं इसको 23 अक्टूबर पढ़ते हैं, 23 अक्टूबर बिल्कुल ही गलत आंसर है, 22 अक्टूबर सन 1764 आंसर। ठीक है, तो 22 अक्टूबर सन 1764 को हेक्टर मुनरो और इन तीनों की संयुक्त सेना के मध्य एक युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में भी ये लोग तीनों की संयुक्त सेना है, ये इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं और अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं। और इस युद्ध ये अंग्रेजों के लिए इतना निर्णायक युद्ध साबित हुआ, बैटल ऑफ बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों की प्रभुत्व सत्ता वास्तविक रूप से भारत में सेट हो गई थी। ये ध्यान रखना एसएससी में आता है कि अंग्रेजों की या ब्रिटिश प्रभु सत्ता वास्तविक रूप से भारत में किस युद्ध के बाद सेट हुई थी, तो बैटल ऑफ बक्सर आंसर आएगा वहां पे। पलासी में तो बंगाल में गतिविधियां चल रही थी, लेकिन इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद वास्तविक यानी कंप्लीट ब्रिटिश प्रभु सत्ता हमारे हिंदुस्तान में सेट हो गई थी। ठीक है, ये सारी चीज समझ जाओगे। 1764 जिस समय 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जा रहा है, उस समय बंगाल के नवाब कौन है वो मैंने बता दिया है। और उस समय दिल्ली का मुगल शासक कौन थे बैटल ऑफ बक्सर के दौरान? दिल्ली के मुगल शासक हुआ करते थे भाई शाह आलम सेकंड। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएगी। अब जो मीर जाफर है, ठीक है, इसका थोड़ा सा अब देखो, हमें कंपटीशन की बात अगर याद करें, एक दो क्वेश्चन और मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है, मीर जाफर नवाब थे इस समय। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर है ना, बैटल ऑफ बक्सर समझ गए होगे। अब इस मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज और मैं बता दूं, बक्सर युद्ध समझ गए होगे, सिंपल सी लाइन बताई मैंने, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो मीर जाफर के बाद कई लोग हैं ना मीर जाफर तक नवाब की श्रेणी याद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं एक एक्स्ट्रा चीज और याद कर ले, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं जाना। ठीक है, तो एक नजमुद्दीन अली खां नाम का व्यक्ति हुआ करता था, नजमुद्दीन अली खां, नजमुद्दीन अली खां, यानी जो बैटल ऑफ बक्सर भारत में हुआ था उस समय बंगाल के नवाब थे मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर के बाद जो नवाब भारत में बने नजमुद्दीन अली खां बने थे। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब नजमुद्दीन अली खां, और ये वही नजमुद्दीन अली खां है जो अंग्रेज भारत में इतने साल राज कर रहे थे ना, तो ब्रिटिश लोगों के पास सभी अधिकार अंग्रेजों के पास इसके काल में आ गए थे। बंगाल में बंगाल की सारी संपूर्ण पावर, बंगाल के शासन की संपूर्ण पावर अंग्रेजों के हाथों में किसके काल में आई थी? इस नवाब के काल में आई थी। यानी बैटल ऑफ बक्सर के बाद प्रभु सत्ता इनकी बिल्कुल सेट हो चुकी है, और कुछ दिन बाद जैसे ये शासन करने आता है, इसके काल में अंग्रेज बंगाल के सारे अधिकार अपने अंडर में ले लेते हैं। तो ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या घटना हो रही है ना, वो चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, बक्सर युद्ध के बाद है ना हिंदुस्तान में आए थे ये क्लाइव। जैसे बैटल ऑफ बक्सर मैंने कहा था ना, रॉबर्ट क्लाइव कब चले गए थे? रॉबर्ट क्लाइव हिंदुस्तान में से चले गए थे 1760 में, फरवरी 1760 में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये रॉबर्ट क्लाइव भारत में आते हैं, और जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव भारत में आते हैं तो ये भाई साहब अब क्या करते हैं, ये हिंदुस्तान में कुछ संधि करते हैं। यानी सुनना इस लाइन को भी, देखो कहां से कहां तक समय एकदम चेंज हुआ। जो अंग्रेज इधर आके हाथ जोड़ते थे एक तरह से व्यापार करने के लिए, अब वो मीटिंग में उन्हीं मुगलों को, उन्हीं नवाबों को बुला रहे और उनको ऑर्डर दे रहे हैं, उनके सामने संधि कर रहे हैं कि तुम्हें ये देंगे हम। अंग्रेज बोल रहे हैं हम तुम्हें ये क्षेत्र प्रदान करेंगे, ये क्षेत्र प्रदान करेंगे। जैसे भी जो भी फंड है वो थोड़ा सा हमें एक अपने एग्जाम के लिए थोड़ा समझना है। तो रॉबर्ट क्लाइव जैसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद भारत में आते हैं, तो भारत में ना एक संधि होती है, उस संधि को समझना, ये समझ गए होगे शायद, है ना। बैटल ऑफ बक्सर के बाद भारत में एक संधि होती है, और उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, आज की क्लास में मैंने दो संधि की बात कर रहा हूं मैं, एक अलीनगर की संधि बताई थी, अब एक बता रहा हूं मैं इलाहाबाद की संधि। ठीक है, अब जो इलाहाबाद की संधि है ना, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी। ये इलाहाबाद की संधि भारत में दो हुई थी, एक हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और एक हुई थी ये 16 अगस्त 1765 को। देखो समझना, दो है ये, एक तो हुई थी ये 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी हुई थी ये कुछ दिन बाद 16 अगस्त 1765 को। ये दो संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि दोनों। यानी इलाहाबाद की संधि कब हुई, सीधा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो इलाहाबाद की संधि भाई साहब अगस्त 1765 में हुई थी। दो का इतना भी ना पूछे तो पहली हुई थी 12 अगस्त, दूसरी हुई थी इसके 4 दिन बाद 65 में।
इस संधि के तहत, ठीक है, जो शाह आलम था, एक लाइन तो मैं इसके अंदर तुम्हें बता ही देता हूं वैसे तो, ठीक है, शाह आलम जो सेकंड था ना, इस संधि के तहत इस शाह आलम सेकंड को जो ये बिहार वगैरह का इलाका हुआ करता था वो इसको मिल गया था, ठीक है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद जैसी दूसरी ये संधि हो रही है तो शाह आलम ने कंपनी को, ठीक है, शाह आलम ने कंपनी को ये बिहार साइड की सारी दीवानी दे डाली थी। यानी शाह आलम ने कंपनी को इस क्षेत्र की दीवानी, बिहार बैटल ऑफ बक्सर का परिणाम है ना, वो चीजें बता रहा हूं मैं, समझना। मैं कह रहा हूं जैसी इलाहाबाद की संधि हुई तो इस संधि के बाद शाह आलम ने कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी, ठीक है, इस साइड की बिहार वगैरह की, ये जो बिहार है अवध वगैरह साइड के इलाके थे, यहां की कंपनी प्रदान कर दी, ठीक है। और 1803 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1803 ईस्वी के अंदर 1803 ईस्वी के अंदर अंग्रेज क्या करते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर डालते हैं, है ना। 1803 में अंग्रेज लोग दिल्ली पर अधिकार कर डालते हैं और जितने भी शाह आलम के बाद दिल्ली में नवाब आए ना, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से राज करके गए थे। यानी उनके पास गद्दी थी महल में बैठने के लिए, लेकिन उनके पास और कुछ नहीं था, अपना डिसीजन वो लोग खुद नहीं ले सकते थे। मात्र एक बात अगर मैं बोलूं तो ओनली पेंशन भोगी हो चुके थे, सिर्फ उनको अंग्रेजों के द्वारा पेंशन मिलती गई थी और एक तरीके से वो पेंशन भोगी रह चुके थे। बहादुर शाह जफर सेकंड तक का शासन आपने पढ़ा होगा, यानी बिल्कुल महल में कैसे जीवन जी रहा था वो मैं क्रांति पढ़ाऊंगा, रिवोल्यूशन 1857, उसमें तुम्हें बताया भी जाएगा। तो जो ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ना, उसके बाद मैं कह रहा हूं बैटल ऑफ बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव भारत में आते हैं और हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के नवाब थे, इनको जो भी बंटवारा वगैरह वो ये बंदा करता है। एक इलाहाबाद संधि हुई थी, इस इलाहाबाद संधि के तहत जो ये शाह आलम सेकंड था, ये कंपनी को दीवानी प्रदान करता है और ये प्रीलिम्स जैसे पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला एक तरह से दिल्ली का नवाब, दिल्ली का मुगल शासक शाह आलम। और जब कंपनी को दीवानी मिली थी उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है, तो समझ जाओगे। तो हम बंगाल के नवाब की बात कर रहे थे, बंगाल का पहला नवाब स्वतंत्र मुर्शिद कुली खां, और बंगाल का अंतिम नवाब की मैं बात करूं, बंगाल के अगर लास्ट नवाब की मैं बात करूं तो उसका नाम था मंसूर अली, ठीक है, मंसूर अली खान, ठीक है, दिख रहा होगा नाम, मंसूर अली खान। ये सन 1838 ईस्वी से लेकर और सन 1880 ईस्वी तक इसने राज किया था। ये बंगाल के लास्ट नवाब थे, अगर थोड़ा सा यहाँ तक भी आप जाओ तो, नहीं तो यहाँ तक की कई लोग लिमिट रख लेते हैं, यहाँ तक भी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा गहरे में जाओ तो बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खां, ठीक है, उसके बाद कुछ नवाबों के शासनकाल में क्या क्या घटना हो रही है वो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई। और बंगाल का लास्ट नवाब है मंसूर अली खान, जो 1838 से 1880 ईस्वी तक भारत में राज करता है। जी अमित कुमार, क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, टॉपिक जैसे सारे खत्म हो जाएंगे ना उसके बाद मैं क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। तो वहां पे आप अपने आंसर भी देना, जो जो चीजें पढ़ी है ना वो सारी चीजें हम वहां पे कवर करेंगे और वो क्वेश्चन बताए जाएंगे कब कहाँ कैसे आए थे, ठीक है। ये बिहार बंगाल की सारे क्वेश्चन हो गए वहां पे। जो बिहार है ना, एक बात और मैं बताऊं तुम्हें, जो बिहार है ना, बिहार, ये बिहार उस समय अफीम और सोरे के कारण फेमस हुआ करता था, अफीम के कारण प्रसिद्ध था उस समय बिहार भारत में, जब ये भारत में ये सारी गतिविधियां हो रही है। अफीम और सोरे के कारण पूछा गया है बिहार इन दिनों किस एक तरह से या किसके कारण प्रसिद्ध, जो भी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चनों में तुम्हें विद प्रूफ दिखाऊंगा एग्जाम में कौन से वहां क्वेश्चन है। तो ये चीज छोटी छोटी चीज है ना, ये भी एग्जाम में खूब घूमती रहती है। अफीम और सोरे के कारण फेमस था, ठीक है, तो ये समझ जाओगे। अब उसके बाद अंग्रेज तो बिल्कुल सत्ता सेट कर चुके हैं, अब तो भारत में फ्रांसीस भी है, डच भी है, पुर्तगाली भी है ना। तो अब इनके मध्य क्या क्या घटना होती रहेंगी, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है ना। डच इतना ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, डेनिस का भी इतना ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है, डेनिस का इतना बड़ा पॉइंट नहीं है ना। तो उनको हम देखो, हमने पुर्तगाली डिटेल से पढ़ा है, हमने अंग्रेजों को डिटेल से पढ़ा, डच को मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, ओनली एक क्लास में डच डेनिस ये सारे हो जाएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे, फिर अपनी करंट अफेयर्स की क्लास लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में सेट नहीं हो पाया हो तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हो, ठीक है। क्लास हाँ रेगुलर ही हो जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती है मेरी ये, ठीक है। तो मंडे से और बाकी
बाकी फ्राइडे तक ये क्लास हमारी चलेगी। ठीक है, तो समझ रहे होगे, आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो क्लियर कर देना, इतना ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, टाइमिंग तुम्हें पता है, इनकी थोड़ी सी नींव याद और कर लेना कि कैसे ये युद्ध की रणनीतियाँ बनती हैं और वो गद्दार लोग कौन थे जिन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों को पनाह भी दी थी। ये सारी चीज़ याद करनी है। ठीक है, तो समझ जाओगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं जल्दी लेके आऊँगा, एक बार ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद। ठीक है, रिवीजन की बुक्स बताना सर जी। अमित कुमार, रिवीजन की बुक की आपको अगर ज़रूरत है तो बता भी देंगे। वैसे जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ ना, अपने पास नोटबुक रखा करो, लिखते रहा करो, रिवीजन इसके अंदर से हो जाएगा। बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई साहब, कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बोर्ड पर अच्छी तरह पढ़ोगे तो। ठीक है, और बुक मैंने एक बताई थी, मेरी बुक हाल ही में मैंने एक तरह से पूरी लिख तो डाली, लेकिन पब्लिकेशन मैंने दे रखी है, वो छप रही है, कुछ दिन बाद वो आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जैसे हम यहाँ पे कवर करवा रहे विद स्टोरी, डिटेल वगैरह, फैक्ट, सारे कंसेप्ट उस बुक से तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तो उस बुक को वहाँ से पढ़ना, आराम से उस चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी बुक की कोई ज़रूरत भी तुम्हें पड़ेगी नहीं अगर तुम आराम से इस बोर्ड पर ये चीज़ें अच्छी तरह समझते चलोगे तो। ठीक है, तो यहाँ तक करना, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। थैंक यू।